हम लोग हमने कहा एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। एसिड्स क्या होती हैं, देयर डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टीज यानी सोरेन टेस्ट, एच पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं, वीक एसिड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, कहाँ मिलती हैं, क्या यूज होते हैं, ये तमाम सारी चीज़ आप पढ़ चुके। लास्ट टर्न पे हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स की भी चर्चा कर रहे थे। और अगर आपको याद हो, बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको 3 रिएक्शन सिखाई थी। एसिड्स की रिएक्शन 3 चीज़ों से, मेटल ऑक्साइड से और मेटल कार्बोनेट से। और तीनों रिएक्शन में एक बार फिर आपको केवल रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट से अगर आप रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल की, तो क्या फॉर्म होता है कि किसी भी एसिड की। ध्यान से देखें, मैं मान के चलता हूं कि आप 3 तरह की चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले मेटल, और कोई सी भी एक मेटल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे इसने जिंक का एग्जांपल दिया है, मैं जिंक ही ले लेता हूं। तीनों एग्जांपल जिंक ऑक्साइड और मैंने कहा जिंक कार्बोनेट। और अब एक ही बार में फुर्ती से हो जाएगा क्योंकि लास्ट टर्न का एंड पॉइंट यही था। तीनों रिएक्शन हमने 2-2 एग्जांपल दिए थे, इसको तो मैंने केवल रिवीजन के तौर पे ले लिया है। जब मैं आपसे बात करूंगा इनसे आप किसी भी एसिड को रिएक्ट कराएंगे, तो आपसे कहा था जो आपकी मेटल्स होती हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और उसमें भी एक छोटी सी बात करेंगे पर 2 मिनट बाद। तो मैंने आपसे कहा था जो मेटल्स हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स दीज आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है। और फिर मैं रिपीट करूं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स की बात कर रहा हूं, अभी 2-3 एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। इसलिए आप देखेंगे ये सारी मेटल्स आपका क्या काम करेंगी, ये मेटल्स आपके इस एसिड में से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी। और डिस्प्लेस करेंगी तो डेफिनेटली अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेंगी। और अपना जब सॉल्ट फॉर्म करोगे तो सबसे पहला जो रिएक्शन आएगी वो आपका ध्यान जाएगा जिंक सल्फेट के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा जेड जिंक सल्फेट, और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दैट इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ द अदर रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली इन केस ऑफ द जिंक ऑक्साइड। अगर यही आपका जिंक का ऑक्साइड है, ऑक्साइड के केस में आप देखना ये पानी, ये सॉरी हाइड्रोजन तो बाहर आएगी ही आएगी, प्लस ये आपका ऑक्साइड भी बाहर आएगा। यानी इस केस में भी आप देखना सेम टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी। आपका जिंक सल्फेट फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड सल्फेट, बट इंस्टीड ऑफ द ओनली हाइड्रोजन, अब आपके पास जो चीज लिबरेट होगी वो चीज आपके पास क्या होगी, वो होगा H2O। और फाइनल जो आप तीसरे नंबर पे जाएंगे, मैंने कहा जो आप जिंक कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करोगे, तो फिर हम वहीं जाते हैं। सबसे पहली एक चीज वो आपको आइडिया है, एक आपका जिंक सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, ये तो अब 2 रिएक्शन से आइडिया हो चुका है आपको। ये सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस आप देखेंगे CO2, CO3 और H2, इनमें से एक वो आपके हाइड्रोजन के साथ जाएगा, यानी पिछली बार की तरह आपको मिलेगा वाटर, और प्लस तुम्हें ध्यान जाएगा जो आपकी CO2 है वो एडिशनल आपकी बाहर हो जाएगी। तो एक ही बार में मैंने कहा 3 तरह की रिएक्शंस आपको समझ में आ जाए, क्या ये क्लियर हो जाती है। उसके बाद ध्यान देखना, यहाँ पर हम एक चर्चा और करते हुए जाएंगे, और एक जो एडिशनल चर्चा करेंगे वो इस पहली रिएक्शन के अबाउट करेंगे कि जब आप बात कर रहे होते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, यहाँ पर जिंक सल्फेट यानी कि सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। इस समय क्या सारी मेटल्स एक जैसी रिएक्शन करती हैं? तो यहाँ पर जवाब आता है ना इसलिए आता है क्योंकि आपको मालूम है यू हैव स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज यानी आपने पढ़ा है सोडियम और पोटेशियम सभी की मेटल्स टॉप पर होती हैं, फिर आपके मैग्नीशियम होते हैं, आपका एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, फिर हाइड्रोजन होती है, इसके बाद आपका कॉपर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर में देखते हैं तो द हाईएस्ट रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होंगी, पोटेशियम और सोडियम। अभी मैंने पूरी नहीं लिखी, केवल एक उसके लिए लिखा है, तो पोटेशियम और सोडियम फर्स्ट चैप्टर में आपको दी है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करेंगी। तो इस टाइप की जो मेटल्स हैं जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अपर पार्ट में पाई जाती हैं, उनकी रिएक्शन जब आप देखेंगे तो इसलिए आपको कुछ रिएक्शन आपको कैसी मिलेंगी जिनमें आप लिखेंगे विगरस, और विगरस माने कहा जाए बहुत फास्ट, एकदम भयानक टाइप की।
जबकि इसके नीचे जब आप उतरना शुरू करेंगे आयरन वगैरह पर, तो ये लेस मॉडरेट या हम कहते हैं स्लो टाइप रिएक्शन होंगी। तो अगर बिल्कुल क्रम से उतरोगे तो आप देखना विगरस होंगी, मॉडरेट होंगी, स्लो हो जाएंगी। और एक सबसे जिस खास चीज पर मैं निगाह आपकी डालना चाहता था वो है कॉपर। ये जो रिएक्शन आप कर रहे हैं अगर आप इसको कॉपर के साथ करेंगे, यानी अगर यहाँ पर मैं जिंक की जगह मैं ये रिएक्शन कैसे करूं, ये रिएक्शन में विद कॉपर करना चाहूं, तो आप देखेंगे कॉपर प्लस H2SO4, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। और इसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल सिंपली आ जाता है, जो पहली लाइन से ही आता है। क्या आता है, जो मैं आपसे कह रहा था, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉल अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ज्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट मीन्स दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जैसी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा उसी के क्रम में आपकी रिएक्शन का रेट भी होगा, फास्ट, मॉडरेट या मैंने कहा स्लो। बट इन केस ऑफ द मेटल्स विच फॉल बिलो द हाइड्रोजन, दैट मीन्स द कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा, अगर आप ऐसी मेटल्स लेंगे तो ये मेटल्स, these metals cannot displace the hydrogen from their acids। और अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो कॉपर या गोल्ड के केस में जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो ये मैंने एक समरी आपको बता दी जो हमने लास्ट राउंड में ली थी, हमने दोबारा एक बार रिपीट किया है। आज देखते आते हैं इसी स्लाइड से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पहली रिएक्शन बताता है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जब आपकी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बता रहा है आपको, पढ़ने में आपको साफ आ रहा है, बोर्ड देख लें एक बार, पढ़ने में सभी को आ रहा है ना? ठीक है। रिएक्ट करती है तो आपसे क्या कहता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड मेटल एसिड। क्या बनेगा, एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। मैंने नीचे 3 अलग अलग एग्जांपल दिए, इसी में से एक सिंपल सा एग्जांपल ये ZnS मतलब सॉलिड फॉर्म है, पाउडर्ड है, ग्रेन्युल्ड है। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अब मालूम है, सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन वाटर, ये आपका बनेगा। और साथ में आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व आउट हो जाएगी। क्लियर। अब अगला सवाल बनता है, जब आप इस रिएक्शन पे जाते हैं तो जो मैं बात कर रहा था, क्या सारी मेटल्स एक सरी की रिएक्शन करेंगी, तो मेरा जवाब है ना। और ना ये है कि मैं आपको बताता हूँ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द अबव मेटल्स विद सेम एसिड। एक ही एसिड के साथ चाहे HCl लें चाहे H2SO4 लें, जो आपकी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कैसा आता है, तो आप देखेंगे आता है मैग्नीशियम सबसे ज्यादा हैवियर है, उससे छोटा जिंक, उससे छोटा आयरन, उससे छोटा कार्बन। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, सो these metals do not react with the same acid with the same vigor। बराबर के रेट से आपकी रिएक्ट नहीं करेंगी, बल्कि क्या होगा, मैग्नीशियम, इनमें से बात कर रहा हूं, ये जो 4 है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स मोस्ट विगरसली क्योंकि मैग्नीशियम इन चारों में सबसे ऊपर है। जिंक रिएक्ट्स लेस विगरसली, आयरन बेचारा बिल्कुल नीचे आ चुका है तो आयरन रिएक्ट स्लोली। और जो फाइनल बात कर रहे थे कॉपर, कॉपर के साथ आपको क्या कहेगा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। कॉपर आपका रिएक्ट ही नहीं करता। रीजन आपको बताया रहा था, द रीजन इज द डिफरेंट रिएक्टिविटीज और एक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स टुवर्ड्स एसिड। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे, जो मैं करता मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, तो ये भी मैंने अभी आप 2 मिनट पहले बताई है, इसलिए इसको भी मैं डायरेक्ट खोलता चला जाता हूँ। मेटल ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन जाएंगे। मेटल ऑक्साइड क्या कहेगी, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करती हैं, क्या फॉर्म करेंगी, वही पुरानी चीज सॉल्ट, लेकिन हाइड्रोजन गैस की बजाय अब ये फॉर्म करती हैं वाटर। सामने रिएक्शन देखें, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर। देख लें, ZnO से रिएक्ट कराया है, HCl है, Zn और HCl ये अपना आपका ये फॉर्म कर लेंगे सॉल्ट। और ये आपके H और O ये दोनों मिलकर कौन कौन से, ये मैंने कहा H और ये O, ये दोनों मिलके आप देखना जो मैंने ग्रीन कर दिए, ये बन जाएंगे आपके H2O। तो ये रिएक्शन क्लियर हो जाती है। ये भी हमने एक साथ तीनों ऊपर ही लिखी हुई थी। कोई डाउट है किसी को इसमें, हाँ ना फुर्ती से बोल दें। कोई डाउट बाल को बताओ। नो सर। नहीं, ठीक।
अब इसी के साथ आप देखेंगे अगली रिएक्शन भी यहीं कहीं दिखा देता हूँ, और अगली रिएक्शन कौन सी होगी, आपकी होगी एक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अगर यही रिएक्शन आप कार्बोनेट के साथ करेंगे तो फिर क्या होगा, तो कार्बोनेट के साथ होने वाली रिएक्शन में जब आप जाते हैं, कार्बोनेट के साथ क्या बताएगा, जो मैंने कहा था CO2 निकलेगा, वही आपको लिखा मिलेगा व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल से रिएक्ट करती है तो फिर क्या होता है, देन अ सॉल्ट एंड CO2 गैस एंड H2 आर फॉर्म्ड, यानी बाकी तो पहले ही बन रहे थे, आपका सिंपल कहा जाए CO2 एडिशनल निकल आती है, तो ये रही आपकी CO2, ये आपको एडिशनल मिल जाएगी। क्या इतना नजर आ जाता है, रिएक्शन आप देखेंगे तो रिएक्शन आगे का आपको इस टाइप की मिल जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, हाँ सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग कर दें। रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यस। तब तक कोशिश करते हो, अगर अटेंड हो जाता है तो बेहतर रहेगा, नहीं होता तो रिकॉर्डिंग हम डाल दीजिएगा, है ना। चल एक नेक्स्ट जा रहे थे। अब एक खास बात बताते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी कहीं पढ़ी होती है, ये बायोलॉजी में भी आप बताया जाता है और लास्ट क्लासेस में भी हम छोटी क्लासेस में एक दो जगह बताते हैं। जब भी आप ध्यान देखना CO2 ले गैस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कोई भी मेटल कार्बोनेट आपने उसमें HCl डाला, HCl आप डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये तय मेटल कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट आता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आता है लाइम वाटर टेस्ट कहलाता है। लाइम वाटर को हम हिंदी में चूने के पानी के नाम से जानते हैं। चूना मालूम होगा, कैल्शियम, जो आपके कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, जो आपने ध्यान दिया होगा कलई या व्हाइट वॉशिंग के काम में आते हैं। अब तो खैर नहीं आते, तो लोग डिस्टेम्पर और पेंट कराने लगे, लेकिन पहले आपका ध्यान जाएगा, पहले घरों की पुताई काहे से होती थी, चूने से होती थी। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं आपके लिए लाइम वाटर। जब लाइम वाटर आप देखेंगे, जो इसमें ऊपर पानी रहेगा, लगभग कलरलेस सरीखा ही होता है, नॉर्मल पानी से हल्का सा वैसा होगा। अगर इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करने का मतलब एक स्ट्रॉ ले लें और स्ट्रॉ से इसमें अपनी सांस छोड़ें। जब आप स्ट्रॉ से सांस छोड़ेंगे, तो सांस क्यों कह रहा हूँ, कि सांस में कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका ध्यान जाएगा, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमने कहा जो केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो रिएक्शन में यहाँ देख लेंगे, उसकी वजह से ये जो आपका ट्रांसपेरेंट टाइप वाटर था, ये मिल्की यानी दूधिया कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे सिंपल टेस्ट माना जाता है, कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में यानी कि चूने के पानी में डालेंगे या उससे फ्लो करेंगे, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। ये टेस्ट आपसे कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए जरा सा ध्यान से इसको पढ़ें 1 मिनट के अंदर। ये आपसे बताता है द लाइम वाटर ऑन पासिंग CO2 गैस टर्न्स मिल्की। ये आपका किस कलर का हो जाता है, ये हो जाता है आपके मिल्की कलर का। और क्या कहता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, जो मैं आपसे कह रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, तो शुरू में तो सस्पेंशन होगा, धीरे धीरे बैठेगा, तो उतनी देर के लिए आप देखेंगे आपका जो मैं सॉल्यूशन है वो किस कलर का देखेगा, व्हाइटिश दूधिया। अब इसमें एक छोटी चीज और है, जब आप एक टेस्ट समझ जाते हैं, अब इस टेस्ट की मैं डिटेल में जाता हूं। इस टेस्ट की इक्वेशन भी आप देखें, आपको यहाँ कहीं दिख जाएगी। जैसे देखें, निकाला MgHCO3 दिख रहा होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ ऐड करेगा, तो आपकी ये प्लस में CO2 गैस निकल के आएगी। और ऐसा कोई भी आप लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो भी कैल्शियम सल्फेट H2O प्लस CO2 गैस, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये आप पहली रिएक्शन बता चुके थे, चलो याद नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट जो मैंने कहा, अब टेस्ट आपको बस याद रहे कौन सा टेस्ट, जब भी लाइम वाटर पास करोगे, प्रेजेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये आपका कैसा हो जाएगा, मिल्की। लेकिन जो मैं कह रहा था, इसमें एक खास बात याद रखना, ये कई बार जब क्वेश्चन आता है तो उसमें मेंशन करके भी आते हैं, और क्या मेंशन करके आते हैं उसको ध्यान से देखें। ये कहता है कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2,
अगर आपने थोड़ी CO2 फ्लो की तो क्या हुआ, ये मिल्की हो गया। लेकिन आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हाँ मुझे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से समझा दो। बताओ कहाँ पे, मुझे बताओ। जो आपने रिएक्शन बताई थी ना वो नहीं आएगी। कौन सी, ये नीचे लिखी रिएक्शन के ये वाली जो हमने ऊपर लिखी थी? नहीं सर, जो नीचे बताई थी वो। अरे नीचे वाली तो आपने पहले ही बता दी, ये ध्यान से देखो। नीचे वाली तो रिएक्शन कह रहे थे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये तो वही रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे मैं जिंक कार्बोनेट से ले रहा था, ये कैल्शियम कार्बोनेट से। देख लो एक मिनट, ये तो मैंने इसलिए समझाई नहीं। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट आप खुद ही अंदाजा है, कैल्शियम कार्बोनेट लोगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे, क्या बनेगा देखो। अब यार दिखा देता हूँ, कुछ नहीं होता, उधर निगाह डालने की जरूरत ही नहीं है। एक आपका बनेगा कैल्शियम और एक बनेगा सल्फेट। देख लें, कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है, सबसे पहला सॉल्ट, दूसरे नंबर पे आप देखना H2 और CO3। इनसे दो चीजें और मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी, जो आप पढ़ चुके हैं, एक H2O मिलेगा और एक CO2 मिलेगा, दैट्स ऑल। अब आप कहेंगे बाकी कहानी आप चेक कर लें, ये बन रहा होगा। देखो मैंने कहा था जो कैल्शियम है अपना सॉल्ट बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट, पानी निकलेगा और प्लस प्लस के आगे चले जाओगे तो CO2 निकल आएगी। हाँ ये रिएक्शन मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दी, इसलिए मैंने कहा इनको क्या डिस्कस करना। ठीक है, नाम बदलते आएंगे, जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, आयरन होगा। कार्बोनेट के नाम तो सोडियम, पोटेशियम, कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, बनेगा वही, एक सॉल्ट, वाटर और CO2। तो मेन हमने कहा था ये याद रखिएगा, इन रिएक्शंस में आपके पानी के साथ CO2 निकलती है। अब जो हम बात कर रहे थे CO2 निकलती है, मैंने कहा था इसकी चर्चा करेंगे। CO2 के लिए आपसे एक टेस्ट पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि CO2 निकली, या जो मैंने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का कोई भी आदमी कैसे टेस्ट करेगा, तो वो प्रेजेंस कहलाता है लाइम वाटर टेस्ट। इस टेस्ट को कहते ही हैं हम लाइम वाटर टेस्ट। कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज लाइम वाटर टेस्ट, तो आप बताएंगे ऑन फ्लोइंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट टर्न्स मिल्की इन कलर। कारण भी आप बताएंगे, जो मैं कह रहा था, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट, और चलो प्रेसिपिटेट भी भूल जाओ, इतना तो बता ही सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं आपका डेवलप होता है। अब इसमें मैंने कहा था एक एडिशनल जानकारी, एक छोटा सा पेंच और बताता हूं। आपने कहा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रहे हैं तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा गई कि आप स्ट्रॉ अभी भी पकड़े और आप फूके ही चले जा रहे हैं, यानी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक महान काम हो जाता है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते जाओगे तो सॉल्यूशन दोबारा कलरलेस हो जाता है। ये टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो मत करते चले जाइएगा, वरना मिल्की होगा, और मिल्की होने के और फ्लो ज्यादा करोगे तो वापस कलरलेस, फिर वापस कलरलेस हो जाएगा। क्यों, आगे आप पढ़े ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 गैस थ्रू द लाइम वाटर। अगर आपने एक्सेस कर दिया तो क्या होगा, ये कहता है मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, डिसअपियर हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पर मिल्कीनेस आपकी डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, क्योंकि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना था वो वापस डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये कहानी तभी आएगी जब मैंने कहा जब आप एक्सेसिव, जो कुछ ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रहे होंगे। और कह रहा है क्लियर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोबारा से आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट या CaHCO3 दोबारा फॉर्म हो जाते हैं। तो बस इस चीज को हल्का सा याद रखिएगा। जो मैंने कहा अगर नॉर्मल है, नॉर्मल CO2 फ्लो करोगे तो केवल क्या बनेगा, केवल बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट विल टर्न इनटू मिल्की कलर। बट इन केस ऑफ द एक्सेसिव CO2, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर गए तो फिर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और तुम्हें याद होगा जब भी ये लास्ट ईयर सॉल्यूशन पढ़ते थे, जब भी कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, क्लियर सॉल्यूशन हो जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जैसे मैं याद दिलाऊं, नमक या शक्कर, सबसे सिंपल एग्जांपल आते हैं। जब भी कोई चीज आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे देन इट विल गिव यू अ क्लियर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन आपको याद है ट्रू सॉल्यूशन या क्लियर सॉल्यूशन कहलाते थे, जो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़ते थे। इसलिए मैंने कहा ये याद रखेंगे केवल नाम, कि अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो वापस सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और आपका ये
दोबारा मिल्की कलर गायब हो जाता है। हाँ कोई कहेगा इसकी रिएक्शन बताओ, इसकी रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें आराम से। ये रिएक्शन आपको क्या चीज बताएगी कि आपका क्या हुआ है। ये आपका रहा कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने कहा पहले बना था, प्लस H2O, और H2O तो है ही, सॉल्यूशन लिए हो पानी में, प्लस CO2। अब ये प्लस CO2 बता रही है कि एक्सेसिव है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाने के बाद भी तुम CO2 और डालते जा रहे हो। कैल्शियम कार्बोनेट अकेला बनता, कम CO2 देते तो मिल्की हो जाता, धीरे धीरे एक वाइट प्रेसिपिटेट बैठ जाता। लेकिन आपने क्या किया, और CO2 दी, और CO2 दी, तो अब क्या बन रहा है देखें, चेक करें। ये बन रहा है HCO3, तो पहचानने में आता है HCO3। ये आयन याद होगा बाई कार्बोनेट कहलाता था। दो नाम लेते थे, या तो बाई कार्बोनेट और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर एक सलाह देंगे दोबारा, चूंकि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की शुरुआती आपको एक शीट दी गई थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो एक्चुअली बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं थी, वो एक्चुअली 9th की केमिस्ट्री की शीट दी थी 3 या 4 पन्ने की। और आपसे कहा था उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक तो वैलेंसीज, सिंबल्स, कि हम कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन की बात कर रहे हो तो आप अटक नहीं जाएंगे कार्बन C से था कि क्लोरीन C से थी, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आयन्स आपके याद होंगे, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, अमोनियम। यही 6 या 7 आयन्स आपसे कहा याद रखें, और इनकी वैलेंसीज, क्योंकि जब तक आपको इनकी वैलेंसीज नहीं मालूम होगी आप इनके फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे बहुत अच्छे से। इसलिए मैंने कहा आप 9th की बुक रेफर कर सकते हैं इसके लिए, जो मैंने कहा सिंबल्स और इनके लिए, या शुरुआत में मैंने एक शीट भेजी थी 4-5 पन्ने की समरी ऑफ दी 9th केमिस्ट्री को, आपको मालूम हो कहीं से भी उसको करें, उसको जरूर रखिएगा, नहीं तो इनमें दिक्कत आने लगेगी। बोले ये HCO3 क्या लिखा हुआ है, या वही जो समस्या फर्स्ट चैप्टर में आती थी, बोले 2 क्यों लिख दिया, तो वैलेंसीज आपको सारी मालूम हो। अब फिलहाल इस टॉपिक की समरी आपको समझ में आ गई होगी। कम CO2 तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देगा, कलर मिल्की हो जाएगा। अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दोबारा से कैल्शियम बाई कार्बोनेट, सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अब कोई शंका हो तो बताएं। बोले सर वो शीट एक और बार भेज देंगे सर, वो मैंने फर्स्ट चैप्टर भी अटेंड नहीं किया है सर। नहीं फर्स्ट चैप्टर नहीं, 9th की समरी भेजी थी, 9th की मैंने कहा था, तो 9th के सिंबल्स और आयंस 9th में थे ना, पॉली एटॉमिक आयंस और पॉजिटिव आयन, उनको कहा था। अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 9th की बुक पढ़ी हो या 9th में कहीं साइंस पढ़ते रहो तो उससे ही पढ़ सकते हो। तो केवल समरी इसलिए भेजी थी भैया, इतने तो अपने को याद ही रखने हैं। जो मैं भी कह रहा था, जैसे मैंने कहा अगर आपके सामने सिंबल लिखे जाए, समझ आ रहा है, तो मेरा मानना है एक आदमी जो है इन सारे सिंबल्स को इमीडिएटली पहचान ले। बोले कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, ये सीजियम है, इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी आपकी फिर +2 है, और इसकी +1 है। तो ये जो मैं वैलेंसीज कह रहा हूँ ये भी, बाकी मैं शीट एक बार दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार अभी दोबारा से, चूंकि हम फर्स्ट चैप्टर से दोबारा रिपीट भी करेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे। लेकिन ये मैंने कहा ऐसी चीज़ है कि अब आप चूंकि 9th 10th 11 चलो 9th तो आप क्रॉस हो गया, 10th 11 12 लगातार हम कहते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तो केमिस्ट्री की ABCD है, क्योंकि ये तो सबसे पहले नहीं तो Cl लिखा है, बोले Cl लिखा क्या है, क्लोरीन या कार्बन या कैल्शियम, तो ये तो मैंने कहा सबसे पहले लगेगा, ये तो बिल्कुल मालूम है, ठीक है ना। बाकी मैं भेज दूंगा, चाहो तो रेफरेंस के लिए एक बार 9th की बुक से भी आप चेक कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं, ठीक। एक तो ये समस्या समझ में आ जाती है। आए अब एक नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आपके छोटा सा क्वेश्चन भी कई बार आता है, और ये आपसे एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है। एक्चुअली ये इसलिए आता है, ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमने एक छोटी सी आपसे शुरुआत में बात कही थी। एसिड्स की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, कल तुम टेस्ट भी दे चुके हो, जरा बताओ एसिड्स किन्हें कहा जाता है, बताओ बात। सर जो खट्टे होते हैं, जो हाँ बोले H पॉजिटिव आयन देते। अब आप सही कह रहे हैं बेटा, खट्टे होते हैं, ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं कहूँगा HCl कैसे पता करोगे एसिड है, तो HCl एसिड है, यानी खट्टे से थोड़ी पता होगी।
असली जो एसिड्स हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप की एसिड्स का पता तो सोर इन टेस्ट से हो ही नहीं सकता। ये तो शुरुआत की कंसेप्ट था कि जो खट्टे मीठे ऐसे थे उनको डिवाइड कर दिया था, लेकिन मैंने कहा खट्टे से पता नहीं चलता आप किन्हें एसिड्स कहते हैं। अब याद रखिएगा, खट्टों को एसिड नहीं कहते, वो एक साइड प्रॉपर्टी है। किन्हें एसिड कहते हैं, किससे किस बेस पे डिफाइन करेंगे, विच आर गिविंग H पॉजिटिव आयंस। इसलिए मैंने कहा था जितनी भी एसिड्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं H मौजूद होता है। अगर आप तमाम सारी एसिड्स के नाम लिखोगे, जैसे मैंने कहा आप यहाँ लिखें, आपने लिखा HCl, HNO3 और मैंने कहा कुछ भी H2SO4 एटसेट्रा, कोई भी आप लिखें, जब आप लिखते हैं तो ये नेचुरल है कि इन सब में आपकी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मौजूद होगी। लेकिन एक सवाल आता है कि जिनमें हाइड्रोजन होगी वो सब एसिड होंगे? एसिड में हाइड्रोजन होगी ये कंफर्म है, लेकिन उल्टा जिसमें हाइड्रोजन होगी क्या वो एसिड होगा? ऐसा नहीं है। जैसे आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल है, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, ध्यान देखना, मैं यहां पर लिख देता हूं H2O। अब बताओ ये एसिड है कि नहीं है? नहीं है यार, सबको मालूम है पानी लिखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कोई भी चीज एसिड है या नहीं इस पे नहीं है कि तुमने कहा हाइड्रोजन दिख रही है, बोले हाइड्रोजन दिख रही है साहब, इसको तो अपन एसिड ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन क्या है, ऐसी चीजें, इसलिए आपको ध्यान होगा ड्राई और वेट लिटमस का भी टेस्ट किया था, HCl भी कहा था, HCl भी एसिड नहीं है, और है अकेला HCl एसिड नहीं होगा। क्यों? जब तक आप उसमें पानी नहीं देंगे, जब तक वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, तब तक एसिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम केवल ये डिसाइड नहीं करेंगे कि H मौजूद है तो एसिड हो गई। हमारी डेफिनेशन क्या कहेगी, अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयंस दे रहा है तभी एसिड माना जाएगा। तो यही इस प्रश्न का जवाब है। क्या एक्सपेरिमेंट जो शो करता है दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। ऐसा नहीं कि जितने हैं सब एसिड मान लो, वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं वो सब एसिड नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते। मैंने सस्ता सा एग्जांपल पानी लिख दिया था। इसीलिए क्या कह रहा है, ये एक्सपेरिमेंट किस बात पर बेस्ड है कि एसिड्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। और एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती हैं? क्योंकि आपको मालूम है उनमें आयंस होते हैं, तभी इसलिए करती हैं। तो जब आयंस की वजह से करती हैं थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशंस, क्या कहा, जैसे उसने एक्वस सॉल्यूशन ले लें, काय के ले लें, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आप ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, और एक आप ले लें ग्लूकोज, और एक आप ले लें एल्कोहल। 4 तरह के हमने अलग अलग कंपाउंड ले लिए। जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, इन केसेस में, इन 2 केसेस में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें आयंस मिलेंगे, इसलिए ये एसिड्स हैं। और आयंस कैसे मिलेंगे पता है, 2 हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे। एनोड कैथोड का नाम तो सुना है कि नहीं सुना? एनोड कैथोड का नाम सुना है? सुना होगा है? किसने नहीं सुना? सुयश, तुमने नहीं सुना एनोड कैथोड का नाम? किसने सुना एनोड कैथोड, जरा मुझे बताओ। सर कहीं पढ़ा था, पढ़ते हैं अपन 7th 8th में आता था। एक बीकर में आप कोई सॉल्यूशन भरें, एक कील छोड़ो, रॉड्स को हम तो कह रहे हैं 2 कील लगा दें, बैटरी से कनेक्ट करते थे, करंट फ्लो होने लगती थी। एक रॉड पॉजिटिव वाली आप सही याद आ गया। इसलिए रखा ना एनोड कहलाती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए रखा। छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखना। साइंस के साथ एक दिक्कत है, साइंस स्टेप्ड है। एक सीढ़ी पे पैर रखोगे दूसरी पे रखोगे तीसरी, तभी चीजें प्रॉपर समझ में आती हैं। और अब यही करने वाले हैं, इनके सॉल्यूशन में 2 आयरन नेल डाल के यानी एनोड कैथोड बना के करंट फ्लो करेंगे। तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा, इनमें से HCl में करंट फ्लो होगी, इनमें से सल्फ्यूरिक एसिड में करंट फ्लो होगी। आप कहेंगे क्यों? मेरा फिर वही जवाब होगा जो अभी 2 दिन से देते आ रहे हैं। ये जैसे ही जाएंगे पानी में आयंस ब्रेक करेंगे, इसलिए ये आयंस देंगे, और आयंस दे रहे हैं मतलब ये एसिड हैं। उल्टा शक्कर, ग्लूकोज तो मालूम है शक्कर होती है,
शक्कर में आयंस नहीं होते, शक्कर का घोल डालोगे, आयरन नेल्स डालोगे, करंट फ्लो नहीं होगी। बस यही टेस्ट है, बहुत सिंपली जो आपको दिखाता है किसमें आयन होंगे किसमें नहीं। क्या उसने कहा, जो हम कहते हैं फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन द रबर कॉर्क, प्लेस द कॉर्क इन ईच बीकर। सॉल्यूशन बना लो 2 आयरन नेल के, कॉर्क में लगा के उनके 2 वो कर दो, मतलब एनोड कैथोड बना दो, समझ में आ रहा होगा। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, अब तो और अच्छे समझ में आ गया होगा। थ्रो अ स्विच एंड बल्ब, बल्ब क्यों लगाया, बल्ब इसलिए कि अगर करंट फ्लो होगी तो बल्ब जलेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ये तो बल्ब का टेस्ट तो ध्यान दिया होगा, कई बार घर में भी बिजली वाले आते हैं किसी लाइन को टेस्ट करने के लिए, बल्ब टेस्ट करते हैं, लगाया बोले करंट आ रही है वो तो जलेगा, नहीं आ रही हो तो बताया था बोले यार वायर कहीं से शॉर्ट है, वो समझ में आता है। स्विच ऑन द करंट, सारे केसेस में करंट स्विच ऑन करो। चलो देखते हैं क्या होगा, जैसे आप करंट स्विच ऑन करेंगे तो फिर क्या आएगा आपका रिजल्टेंट। ऑब्जर्वेशन आपसे क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन कहता है बल्ब स्टार्ट्स ग्रोइंग इन अरेंजमेंट्स ए एंड सी, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड H2SO4। पढ़ने में आ रहा है सभी को, बोर्ड पढ़ने में आ रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। जो हम बात कर रहे थे और बात कोई मान नहीं कर रहे थे, एडवांस में आपको ही मालूम थी, हमने केवल वैसे ही बता दी थी। किससे बल्ब ग्लो करेगा आपका, HCl एंड H2SO4 से। क्यों ग्लो करेगा आपको मालूम है, यही दोनों हैं जो H पॉजिटिव आयंस देंगे। इनके लिए हमने अगर याद होगा वर्ड इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा था ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है, और ये जो ऐसा सब्सटेंस है जो 2 पार्ट में ब्रेक होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, टूट गए। जबकि आप ध्यान देखना ये क्या शो कर रहा है कि एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। यही कह रहा था भैया, बल्ब जलना क्या बता रहा है, बल्ब जलना बता रहा है कि इनसे होकर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जबकि आप देखें जो आपके ग्लूकोज का सॉल्यूशन है या अल्कोहल का सॉल्यूशन है, इनमें बल्ब आपका नहीं जलेगा, और अगर बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब क्या होगा, do not conduct electricity, they do not allow electricity to pass through them as bulb does not glow। तो फिर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो कारण मैं बता ही चुका, तो मैं तो एक ही बार में दोनों चीज एक साथ बता देता हूँ। केवल आपको इस शीट से एक्सप्लेनेशन पढ़ने को रह गया, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाए तो। क्या एक्सप्लेनेशन आपसे पढ़ा रहा है, ये कह रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स HCl एंड H2SO4 इज ड्यू टू द, क्यों है, ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन देम। कंडक्शन बता ही रहा है कि उनमें आयंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 क्या देगा आपके H पॉजिटिव और आपके सल्फेट आयंस देगा। इलेक्ट्रिक करंट ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्लूकोज पे जाएंगे या मैंने कहा अल्कोहल पे जाएंगे तो क्या बता देता है, अदर हैंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, इसलिए उनसे करंट पास नहीं होती या ऑब्जर्वेशन में हमें बल्ब जलता हुआ नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप कंपैरिजन करें, जो मैं हल्का सा कंपैरिजन करूंगा कि भैया HCl और C6H12O6 इनमें से कौन सी एसिड है और कौन सी नहीं, तो देख के मत बता देना, बोले इसमें तो एक ही H है, इसमें 12 H हैं, तो बोले ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोले ये ही असली एसिड है, ये तो ऐसा ही है। ये ऐसा नहीं है, हकीकत है ये एसिड है। क्यों, क्योंकि ये अपने 2 आयंस में डिवाइड होता है और ये अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता है। और आप पूछेंगे हमें कैसे पता चला आयंस में डिवाइड या ना डिवाइड, तो मैंने बता ही दिया, दोनों का सॉल्यूशन बनाया, आयरन नेल्स डाली, करंट फ्लो की, बल्ब लगा के, इसमें बल्ब जल गया। बल्ब जलना मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड आयंस, इसमें बल्ब जल रहा है, करंट पास हो रही है क्योंकि आयंस हैं, कंफर्म हो गया इसमें आयन आ रहे हैं, ये एसिड है। जबकि इसमें आपका बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब नहीं जल रहा मतलब इसमें आयंस की प्रेजेंस नहीं है। C6H12 में 12 हाइड्रोजन है बने रहे, चूंकि H पॉजिटिव आयंस नहीं आ रहे इसलिए ये एसिड नहीं है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो फुर्ती से।
बोलो। नो सर। कोई समस्या तो नहीं? बस जो मैं कह रहा था वो आपको शीट में लिखा हुआ मिल जाएगा, यही कह रहे थे कि नहीं हो रहा है। अब जो अपन हिंदी में बात कर रहे थे इंग्लिश में पढ़ लो। क्या कहेगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस की न होने के कारण ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और आयंस नहीं है इसका मतलब ये एसिड की तरह काम भी बेचारे नहीं कर रहे। और ये जब आपको समझ में आता है तो जो मैंने कहा था समझ में आ गया है, तो फिर कोई महान बात नहीं है। हर एक सेकंड में इस कॉन्क्लूजन को मैं अपन हिंदी में मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में एक सेकंड के अंदर इसको पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? जो मैं बता रहा था। नाउ जस्ट चेंज द लैंग्वेज फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला वी लीड टू ए कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पर पहुंचे दैट ओनली दोज हाइड्रोजन कंपाउंड्स, केवल वही हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, कौन से हाइड्रोजन वाले कंपाउंड आर एसिडिक विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयंस। केवल वही हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड माने जाते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर आपको H पॉजिटिव आयन देते हों। अगर नहीं दे रहे तो हम उन्हें कतई नहीं मानेंगे कि वो आपके एसिड्स हैं। बस यही हो गया। दस द डेफिनेशन ऑफ एसिड आपने कैसे मॉडिफाई कर दी। जो आपसे पूछ रहा था शुरू में खट्टे, मैंने कहा था खट्टे नहीं, असली डेफिनेशन एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर give H positive ions in the solution. This is called Arrhenius definition. तो ये डेफिनेशन इस तरह से हमने अपने प्रैक्टिकल से, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दी। तो क्या आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आती है, हाँ या ना? ना सर क्या नहीं समझ में आया बताओ? कंक्लूजन नहीं समझ आया है? एक्सपेरिमेंट तो समझ आ गया, हाँ? कंक्लूजन समझ नहीं आया, मुझे कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है बताओ, हम बात करो, मैं आपको बताऊंगा। सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ग्लूकोज का C6H12O6, तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड है? तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था एनोड और कैथोड वाला। हाँ? लेकिन अगर हमको कोई तो एसिड के दे दिए जाए कि बताओ इनमें से कौन सा एसिड है, तो हम सबके लिए एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें तो हमें पता था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमने बता दिया कि उसमें करंट पास हो रहा है। अब अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? आपको एसिड का, ठीक, आपका क्वेश्चन सही है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आप टारगेट भूल गए। हम करने क्या गए थे? आपको ऐसा याद है हम करने क्या 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 गए थे? अपन हम यहाँ पर यहाँ हमारा काम यहाँ पे एसिड पहचानना नहीं था। एसिड पहचानने के लिए मेरी जेब में लिटमस पेपर नहीं रखा है। मुझे जब एसिड पहचाननी होगी मैं लिटमस पेपर लगाऊंगा, खट बता दूंगा ये एसिड है, ये बेस है और ये कुछ नहीं है। मेरे पास पुड़िया में हल्दी रखी हुई है। मुझे अगर एसिड बेस और पानी पहचानना होगा तो मैं उससे पहचान लूँगा। आप ये भूल गए, हम एसिड बेस पहचान नहीं रहे थे। हमारा एक्सपेरिमेंट किसी और बात के लिए था। हमारा एक्सपेरिमेंट इस बात पे शंका थी हमें, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी याद बताता हूँ। आप देखें अगर आपने शायद शुरुआत पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको डाउट हो गया। आपका एक्सपेरिमेंट काहे के लिए, जरा ध्यान से देखो। ये एक्सपेरिमेंट टू शो, किस बात के लिए एक्सपेरिमेंट किया था हमने, क्या देखने के लिए? जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, उनमें जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, क्या वो सब एसिड हैं? हाँ, तो हमारा जवाब है वो सारे एसिड नहीं होते, क्योंकि एक नॉर्मल कंफ्यूजन था। नॉर्मल कंफ्यूजन जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ थोड़ा सा धुंधला हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ। नॉर्मल कंफ्यूजन था कि जो हम शुरुआत में पढ़ते थे डेफिनेशन, या शुरुआत में आपसे कहा था कि भैया एसिड किन्हें कहेंगे, तो मैंने कहा था ये सब एसिड है। और ये सब एसिड क्यों है? क्योंकि आपने कहा था क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है। हालांकि रफली हमने ये भी कहा था कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। हमने ये भी कहा था इनका एसिडिक बिहेवियर तभी शो होगा जब इनमें हाइड्रोजन आयन होंगे,
उसके लिए याद होगा वो हमने एक HCl गैस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो टेस्ट ट्यूब से आपकी HCl गैस निकल रही थी, ड्राई लिटमस और वेट लिटमस लाए थे। लेकिन अब एक सिंपल क्वेश्चन कई बार किसी दिमाग में आएगा, बोले HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, इनमें तो एक एक H है, इसमें 2 H हैं, इसमें 3 H हैं, और इसमें मैं बड़ा लिखता हूं कितने H है, 12। तो जो आप डेफिनेशन एक रफली लेके चल रहे हैं कि जिनमें हाइड्रोजन कंटेन होगी वो एसिड होंगे, मतलब ये तो छोटे मोटे एसिड हुए बेचारे, छोटू एसिड एक एक हाइड्रोजन वाले, ये थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है 2-3, और सबसे दमदार एसिड तो ये हुई ना 12H वाली, तो क्या ये एसिड है? तो अब इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे दिखाएंगे? नहीं नहीं ये एसिड नहीं है। कोई आदमी कहेगा भाई मैं मेरे हिसाब से तो है, इनमें एक एक मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए था, एसिड पहचानने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए किया था कि जितने कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सबके सब एसिड कभी भी नहीं होते। तो फिर वो हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके बताया कि इन सब में कौन कौन से में, इनमें आपका HCl में, आपका HNO3 में, H2SO4 में, H3PO4 में करंट पास होती है, बल्ब जलता है, वो एक्सपेरिमेंट तब, यानी इन सबके केस में आपको मिलते हैं आयंस। लेकिन इस केस में आपकी लाइट मतलब सॉरी बल्ब नहीं जलता, करंट फ्लो नहीं होती, यानी कि इनमें आयनाइजेशन नहीं हो रहा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली शो किया। एक तो थ्योरेटिकली होता, मैं आपको बताया था देखो इनमें होता है, इसमें नहीं होते आयंस। तुम पूछते हम कैसे मान लें? नहीं, तो मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट ही आपके यहाँ शो करने के लिए कि इनमें आयंस आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि ध्यान से देखना, साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये पहले प्रैक्टिकल करके देखता है तब फिर उसके पीछे थ्योरी पे जाता है। अब यहाँ पर आपने जो कॉन्क्लूजन निकाला है, मैं उस कॉन्क्लूजन की बात करता हूँ। कॉन्क्लूजन भी आपने यही निकाला हुआ, आप ध्यान से देखें। कौन सा था ये? अब आप ध्यान से इस कॉन्क्लूजन को देखें। ये कॉन्क्लूजन ये कहता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से किस कॉन्क्लूजन पे पहुंचे कि ओनली दोज हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर एसिडिक, केवल वही हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिड होंगे। जैसे पीछे याद होगा मैंने 4 या 5 लिए थे, कौन कौन से लिए थे? जैसे मैंने HCl लिया था, HNO3 लिया था, और इन्हीं में एक C6H12O6 ग्लूकोज लिया था। तो अब कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है? इन दोनों में से केवल वही होगा। कौन होगा? एसिड कौन सा वाला माना जाएगा? जो which when dissolved in water gives hydrogen, जो पानी में डिसॉल्व किए जाने पर H पॉजिटिव आयन देगा। अब क्योंकि यहाँ एक समस्या है ना, मैंने आपको एसिड्स की डेफिनेशन दी थी, मैंने कहा था एसिड जो है पानी में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। एक मजेदार बात थी, वहाँ आपने एक चीज़ नहीं पूछी, वहाँ आप पूछते हम कैसे मानने देते हैं। तो साइंस आपने ध्यान दिया एक्सपेरिमेंटल जाती है। जैसे आपने जो पहले डेफिनेशन दी थी एसिड्स की, आपने क्या दी थी? जो खट्टे हैं, जो कड़वे हैं, जो मीठे हैं और जो सॉल्टी हैं, ये 4 अलग अलग टाइप की चीज़ें हुई। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी। फिर मैंने कहा कई जगह प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट आएंगे। शुरू में सबसे पहले प्रैक्टिकली लगेगा कि आपने क्या किया, आपने नींबू का रस और मैलिक एसिड और एक टेस्ट कर। अब जिनमें टेस्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए फिर केमिस्ट्री की साइंटिफिक डेफिनेशन आई, वो इसको करने के लिए डिस्क्राइब कि आखिरकार इनमें ऐसा क्या कॉमन है, ये सब एक कैटेगरी में क्यों है। तो अब यहाँ पर जो हम कह रहे थे, हमने ये कह दिया था भैया आर्हीनियस डेफिनेशन में ये ली थी ना, पहली एसिड्स की डेफिनेशन ही आप देखेंगे हमने यही ली है, एसिड्स आर दोज विच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव आयन। आप कह सकते थे हमें कैसे मालूम? तो ये आपने इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया लास्ट में और ये डिसाइड किया कि केवल वही आपके एसिड होंगे, कौन से? हाइड्रोजन वाले, जिनमें जब आप डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन दें। अब कंफर्म है ये देता है, ये नहीं देता। कैसे कंफर्म है? क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा, इसका बल्ब जला और एक का बल्ब नहीं जला। अब ये हमें कंफर्म हो गया ना, आंखों देखा, इसलिए मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्क्लूजन था। अब बताएं इस कॉन्क्लूजन में क्या डाउट आया, बताएं।
बोलो। चलिए, आगे तो समझ आ गया। डाउट ये था कि मतलब कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमको पता चल गया इसमें ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों, कैसे पता चलेगा सर? नहीं, हम एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट करने वालों ने लिस्ट बना दी ना, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हो आप, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर नहीं होता। अब हम लोग बार बार थोड़ी ना, हर आदमी थोड़ी नया जाके एक्सपेरिमेंट करता है। ज्ञान और साइंस की बहुत खास बात है, हम लोग से मतलब जो भी हैं, जो हमसे पहले थे, जो हम हैं और जो हमारे बाद आएंगे, वो जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो नॉलेज ली, वो आपको किसी भी फॉर्म में, चाहे पुराने हम कहते ऋषि मुनि थे, ताड़ पत्र पे लिख के गए हों, उसके बाद लोगों ने कागज पे लिखे हों, और अब कागज का भी युग समाप्त हो गया, अब तो हार्ड डिस्क में मिलेंगे। अब जो अगले पीढ़ी जनरेशन आएगी उसको नोट्स कहाँ मिलेंगे, और उसको ना तो ताड़ पत्र मिलेंगे, ना उसको कागज पे छपे मिलेंगे, उसको तो हार्ड डिस्क में मिलेंगे। लेकिन कहीं भी मिले, किसी भी फॉर्म में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया ये है। हाँ, अब एक शंका फिर भी है, साइंस हम कैसे मान लें, हम भैया कैसे मान लें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर नहीं होता? तो उसका एक तरीका किताब ने बताया कि अगर आप केमिस्ट्री की लैब में हैं, आप जब स्कूल में केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं कि अगर आप HCl में जिंक का टुकड़ा डालेंगे, HCl में आप आयरन का टुकड़ा डालेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग लेके, और कॉपर का डालेंगे, तो इसमें रिएक्शन होगी, इसमें स्लो होगी और इसमें नहीं होगी। तो उस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं। अब हम उसमें अपनी तरफ से एक एक कुछ देखना नहीं है, सीरीज वो बना गया, टेस्ट करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हम 3 या 4 मेटल चेक कर लेंगे, हाँ बोले सही है, ऐसा होता तो है, और फिर बाकी 15 एक्सेप्ट कर लेंगे, बोले यार हमने 3 देख ली। यहाँ पर हम खुद वो नहीं देखेंगे, वो तो ऑलरेडी लिस्ट अब आपके पास फॉर्म्ड है, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। केवल ये चेक करना, किसी को शक हो जाए भैया लिस्ट बनी है, गड़बड़ तो नहीं है, हम कैसे मान लें, एक नया स्टूडेंट कैसे मान ले उस बात को? तो उसे 2 या 3 या 4 एसिड चेक करा देंगे, बोले अब तो है, बल्ब जल रहा है, बोले हाँ बल्ब जल रहा है, मतलब ध्यान से देखो ये चारों एसिड है, बल्ब जल रहा है, तो इनमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बोले हाँ होती है। तो मैंने कहा जब 4 दिख रहे हैं तो मान लो कि जो 15 और लिखे वो भी होंगी। तो वो एक टेस्ट केवल अपन अपने लिए करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेटिस्फेक्शन या समझने के लिए साइंस में, कि हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए, सही ना। और इसीलिए आप देखें फाइनल कंक्लूजन यही आ जाता है लॉर्ड पीट के, जहाँ से हमने एसिड शुरू की थी, यहीं से शुरू की थी, यहीं पर खत्म हुई। क्या? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन, जिनमें हाइड्रोजन होती है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन होने से काम नहीं चला, इतने पर रुका नहीं कि आप कहते हैं HCl और इन सब में हाइड्रोजन है। आगे उसने कहा एंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इनको जब आप जो है पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने पर क्या कह रहा है, इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयंस। पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन भी होती है, और पानी में डिसॉल्व करने पर आयंस भी देते हैं, उनको आप कहते हैं एसिड्स। तो हमने 2, 3, 4 चेक कर लिए अपने सामने, एमिलेबिलिटी संतुष्ट हो गए कि हाँ आर्हीनियस जो कह गया था सही कह रहा था, उसकी लिस्ट सही थी। अब ये क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत? क्लियर है। इसके बाद हमने कहा ये आपके कंक्लूजन हो जाते हैं। देन इसके बाद आपको शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस तो अभी मैं नहीं करा रहा, क्वेश्चंस आपको सौंपता हूँ। इन क्वेश्चंस को अगले टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। आपको शीट मैंने शायद भेजी हुई है, ये आपका होमवर्क है कि आज आप इन क्वेश्चंस को 7-8 क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट करके रखिएगा। अगले टर्न पे आपसे मैंने पूछूंगा और तभी मैं इनको एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले एक बार आप उसमें अंदाज लगाएं, तब तुम्हें समझ में आएगा आपको क्या समझ नहीं आया। अब अगले हम टॉपिक पे बढ़ेंगे, ध्यान देखना, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द बेस। जब आप बेस पे जाते हैं, अगर आपको एसिड्स समझ में आ गई और एसिड्स पे मैंने पर्याप्त टाइम दिया, एसिड अगर समझ में आई है तो बेस बहुत तेजी से होती जाएंगी। बस अंतर इतना है कि जो आप एसिड्स पढ़ रहे थे उनमें H होता था, और बेसिस की पहचान बता देता हूँ। बेसिस की पहचान है, यहाँ लिखता हूँ, दिखेगा आपको, ठीक है ना। बताएं किसी को समझ में आया बेसिस की पहचान क्या है?
सर OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई 2 कोई 3, 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी, दैट्स ऑल। जैसे आप डेफिनेशन दे रहे थे, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन। सेम डेफिनेशन यहाँ हो जाएगी, बेसेस आर दोज व्हिच गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन या व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आप देखना, आधी से ज़्यादा चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिड आप कह रहे थे सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेसेस आप पढ़ चुके हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट। आर्नियस डेफिनेशन, टेस्ट समझ में आ गए। अब लिटमस पे आ जाओ। लिटमस आपको ध्यान आएगा, लिटमस होता था, मैं तो बी से ही याद कराता था। एसिड्स में वहाँ रेड हुआ करते थे, बेस में आके ब्लू हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज याद दिला देता हूँ, कल तुमने टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। मिथाइल ऑरेंज लाल पीला होता है। लाल पीला क्यों होता है? एसिड्स में लाल यानी रेड या पिंक कह सकते हो, मैंने पहले कहा था। और पीला यानी बेसिस में कैसा हो जाएगा? पीला। सोपी टच होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं, इसलिए बेसिस अब आपको जल्दी समझ में आएंगे, रिलेटिवली जल्दी हम पढ़ते हुए जाएंगे। देखें ध्यान से, आपसे क्या कहता हुआ जा रहा है, ये आपसे कह रहा है बेस सब्सटेंसेस विच बिटर टेस्ट एंड सोपी टच, चिकने होते हैं, आर रिगार्डेड एज बेसेस सिंस में बेस मैनी बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दिख रहे होंगे NaOH और KOH। क्या कह रहा है? हैव अ कोरोसिव एक्शन। अब कड़वे का मतलब ये नहीं है खीरा या करेला, ये शुरू में एग्जाम्पल दिए थे, चबा के देख लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मत पी के चेक करने लगना कड़वा है कि नहीं। कोरोसिव एक्शन मतलब समझ में आ रहा है, हाथ काट देगा, स्किन पर छाले पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड कैन इवन हार्म द बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन भी आपको यहीं से समझ में आ गई। किसी ने शायद सुयश ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, OH नेगेटिव। और ये हो गई डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। A base may be defined as a substance capable of releasing one or more, 2 3 जितने भी हो, क्या releasing one or more OH negative ions in aqueous solution। अब कोई डाउट किसी को? मुझे नहीं लगता कि अब होना चाहिए है। ठीक, आओ। सर कल संडे को क्लास है? कल संडे को क्लास देख लेते हैं। कल कोई और तुम्हारा कुछ तो नहीं है? सर मैथ्स की है। मैथ्स की कितने बजे है? सर शाम को 4 सवा 4 बजे। तो देख लेंगे, शाम के रख लेंगे ना, नहीं तो इसी टाइम अपन 7 बजे ले लेंगे बड़े आराम से, ठीक है? सर मतलब है ना? ठीक। ये देखें बोर्ड पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा, पहले इसको चेक करें, थोड़ा सा छोटे लेटर से पतले आ रहे नहीं आ रहे पढ़ने में? नहीं आ रहे? आ रहे सर, आ रहे हैं। चल कोई नहीं, वही यार जो पहले कर दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है जो आप एसिड्स में कर रहे थे, वही अब आप इसके साथ कर देंगे। NaOH प्लस लिखा हुआ है वाटर, और गिव्स में क्या देगा? गिव्स में वही देगा जो आपको दिख रहा है, सोडियम का पॉजिटिव आयन प्लस, यही तो डेफिनेशन दी। जैसे NaOH दिया है, ऐसे आपका नीचे KOH वाला दिया है। KOH अब ऐसे ही लिख देता हूँ, वो नहीं कर रहा है इक्वेशन टाइप। QH से तुम्हें क्या मिलेगा? एक टुकड़ा मिलेगा K पॉजिटिव, और दूसरा टुकड़ा तुम्हें काम का मिलेगा OH नेगेटिव। हो गया, हाइड्रोक्साइड है। आपको समझ में आ गया, ये बेस है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता हुआ जा रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं OH नेगेटिव आयंस प्लेस कर रहा है। और आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हैं, ये भी आपसे चर्चा कर ही रहे थे एक सेकंड पहले, तो इसमें आप डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना? और थोड़ा छोटा कर लें, बन जाए इसमें। क्या कहेगा था? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आर ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। काय की वजह से होंगी? ये होंगी OH नेगेटिव आयंस की वजह से। जैसे आपकी एसिड की प्रॉपर्टी होती है H पॉजिटिव से, एक्वस सॉल्यूशन में देता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस।
जैसे आपने ड्राई HCl वाला पढ़ा था, HCl एब्सेंस ऑफ वाटर में H पॉजिटिव नहीं देता था, वैसे ही बेस में बताएंगे क्या कहेगा, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर आ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म OH आयन नेगेटिव आयंस। अब आपको जल्दी समझ में क्यों आएगा, क्योंकि एसिड में हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया था टेस्ट ट्यूब से। अब यहाँ कह रहा हूँ तो जल्दी समझ में आता है, मैं रेफर कर देता हूँ, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था वैसे ही तो दिख रहा होगा। इसलिए कह रहा है एंड हेंस विल नॉट शो इट्स बेसिक बिहेवियर, यानी जैसे आपकी एसिड्स में एक कंडीशन थी कि पानी होना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कहीं ना कहीं चाहिए, वैसे यहाँ भी कहेगा, क्या कहेगा, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब्सटेंस और कंपाउंड टू बी ए बेस, किसी भी कंपाउंड के बेस होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या कहती है, इट शुड गिव OH नेगेटिव आयंस इन, आगे पढ़ने में, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में ये कहीं ना कहीं आपको OH नेगेटिव आयंस देती हो। इसलिए मैंने कहा था अगर एसिड्स में मैंने इसलिए 2-3 टर्न आराम से टाइम लिया कि आपको बेस जल्दी और फुर्ती से समझ में आए। अब कोई शंका हो तो बता दें यहाँ, नहीं क्या, हाँ ठीक। अब यहाँ तक मैंने कहा जो अपन कर लेते हैं, बेसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसके बाद जो आगे हम चर्चा करते हुए जाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो आप करते संडे की क्लास, अब आपसे कल शाम की जो क्लास लेंगे इसी टाइम ले लेंगे 7 बजे, इस क्लास में हम आपसे चर्चा जो करते हुए जाएंगे।